से फिर 5-5 साल सभी ने कार्यकाल पूरा किया। हालांकि इस बीच तो बहुत उठापटक थी, जिस तरह से बताया भी आपने कैसे हट और राजनीति भी, सियासत भी राजस्थान की कितनी बदली है लोढ़ा जी, अगर इस समय से बात करें, क्योंकि हम शुरुआती तौर से 52 से लेकर अब तक बात कर रहे हैं। 98 के बाद से 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम का चेहरा भी एक ही, बीजेपी से भी कांग्रेस से। गहलोत बने चीफ मिनिस्टर, उस वक्त गहलोत सबसे बड़े नेता नहीं थे राजस्थान के, सबसे बड़ा नेता थे जो हम देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, परसराम मदेरणा। उनका चीफ मिनिस्टर बनना लगभग तय माना जा रहा था। और जाट राजनीति इतनी प्रभावी थी कांग्रेस के अंदर, लेकिन दिल्ली से संदेश आया और अशोक गहलोत के पक्ष में बहुमत जुटा, चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो वसुंधरा राजे राजस्थान आ गई थी। वसुंधरा राजे को जो केंद्र में मंत्री थी, 5 बार की झालावाड़ से सांसद रही। वसुंधरा राजे 85 का चुनाव में विधायक बन गई थी, धौलपुर से विधायक थी, धौलपुर से विधायक, बीजेपी की विधायक थी धौलपुर से। और बाद में वो केंद्र में मंत्री बनी, विदेश राज्य मंत्री थी। फिर एक और विभाग था उनके पास, खादी भी थी, खादी ग्रामोद्योग की मंत्री भी थी, और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की मिनिस्टर थी। और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के पास सीबीआई आती है, सीबीआई भी वसुंधरा जी के अंडर में रह चुकी है। तो वो इस जगह से अटल बिहारी वाजपेयी ने भैरव सिंह शेखावत के उत्तराधिकारी के रूप में शेखावत जी को बुला के कहा कि आप वसुंधरा राजे को ले जाइए। वसुंधरा राजे की माताजी विजय राजे सिंधिया, मैं बताना चाहता हूँ, 3 पीढ़ी वसुंधरा राजे की माताजी विजय राजे सिंधिया गुना से सांसद रही हैं, वसुंधरा राजे खुद झालावाड़ से सांसद रही हैं, और अब विजय राजे सिंधिया का नाती वसुंधरा राजे का पुत्र दुष्यंत झालावाड़ से सांसद है। ऐसी 3 पीढ़ियाँ परसराम मदेरणा की भी है। मदेरणा खुद विधानसभा अध्यक्ष रहे कई बार, 6, 7, 8 बार, कितनी बार विधायक रहे। महिपाल मदेरणा मंत्री रहे, विधायक रहे। दिव्या मदेरणा मंत्री विधायक हैं, सॉरी। तो ऐसी 3 पीढ़ियाँ उनकी भी हैं। और ऐसा कहते हैं सर, विजय राजे सिंधिया जो भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में, तो उसका पूरा एक वो बना, उस पर विजय राजे सिंधिया के हस्ताक्षर थे। और विजय राजे सिंधिया ने ही फंडिंग की थी बीजेपी को, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम सारा विजय राजे सिंधिया ने किया था। अटल बिहारी वाजपेयी विजय राजे सिंधिया को माँ की तरह मानते थे, वो उन्हें बेटे की तरह मानती थी, वो उपकर थे। उन्होंने वसुंधरा राजे को यहाँ पर बनाया कि भेजा, और भैरव सिंह जी को कहा कि आप इनको ले जाइए और राजस्थान में इनको उत्तराधिकारी बनाइए। तो 2003 में वसुंधरा राजे राजस्थान में आ गई। भैरव सिंह शेखावत को बाद में उपराष्ट्रपति का पद ऑफर किया गया। भैरव सिंह शेखावत किंग कर्तव्य विमूढ़ थे, नहीं बनना चाहते थे उपराष्ट्रपति। और मैं तब दैनिक भास्कर का, ऐसी चर्चाएं चल रही थी उस समय कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। नहीं, लोकसभा चुनाव का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं एक ऐसे मौके पर, मिलाप चंद डंडिया बहुत नज़दीक हैं रहे, उनके सबसे विश्वसनीय पत्रकार माना जाता है, बुजुर्ग आ रहे हैं, अभी 90 साल के हो गए शायद। भैरव सिंह जी के यहाँ से फ़ोन आया कि सलाह करना चाहते हैं, तो मिलाप चंद डंडिया मेरे से बड़ा स्नेह रखते हैं, मैं भास्कर का एडिटर हेड था उस वक्त। तो मुझे कहा अनिल जी अपन चल के आते हैं भैरव सिंह शेखावत। तो शायद हम 2 व्यक्ति थे जिनसे सबसे पहले उन्होंने सलाह ली उपराष्ट्रपति बनने की। और नरपत सिंह राजवी और परिवार के बहुत सारे लोग खिलाफ थे कि वो उपराष्ट्रपति पद के लिए हाँ करें। वो कहते थे कि इनकी जो ऊर्जा है जनता के बीच रहने से मिलती है, जनता के आदमी है, इनको कहाँ आप एक किले में कैद करने के लिए कह रहे हो, इनकी उम्र नहीं रहेगी उसके बाद। ये डिस्कशन हो रहा था। पर 2 बातें हमने कही, शायद हम नहीं जानते कि उनका फैसला किन बातों में प्रभावित हुआ, लेकिन तब मिलाप चंद डंडिया ने कहा था, भैरव सिंह जी, उपराष्ट्रपति भवन का दरवाज़ा राष्ट्रपति भवन में खुलता है। ये तर्क मुझे याद है। और मैंने कहा था कि सर, राजस्थान की धरती ने कोई ऐसा पूत जलाया क्या दूसरा जो अगले 50 साल में उपराष्ट्रपति बन सके। हालांकि मैं गलत साबित हुआ, जगदीप धनखड़ बन ही गए उपराष्ट्रपति। उस वक्त कहा भैरव सिंह ने कहा ये बात तो, ऐसा कदम और ऐसा प्रस्ताव मिले ऐसे नहीं है। मुझसे उन्होंने कहा कि ये खबर छपनी नहीं चाहिए अखबार में। पूरे जीवन में मैं पहली खबर ऐसी थी जो मुझे पता थी और छपने योग्य थी, पर मैंने उसे प्रकाशित नहीं किया। मुंह में आता था, दीवार के सामने बुला के बोल देता था, लेकिन वो खबर प्रकाशित नहीं, विश्वास नहीं तोड़ा मैंने। हालांकि एक दिन फिर वो एक अखबार में खबर छप गई, मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा यार उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस से पता लगी खबर को। अजय सेठिया एक पत्रकार थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस से पता लगी, अजय सेठिया ने इनको फ़ोन किया, उसने हाँ भर दी। क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले ही, मतलब 15 दिन विचार किया, उसके बाद हाँ भरी उपराष्ट्रपति बनने की। और इस तरह भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति के लिए तैयार। वसुंधरा राजे जब आई तो वसुंधरा राजे के सामने बड़ी चुनौती थी
क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज नेता मुख्यमंत्री होने के दावेदार थे। ऐसे दावेदार तो भैरव सिंह जी के ज़माने में बहुत थे, सतीश चंद्र अग्रवाल और कई। हाँ, मैं एक जिक्र भैरव सिंह जी कार्यकाल का करना भूल गया। प्रोफेसर केदार एक समाजवादी नेता थे, गंगानगर से शायद 7 बार विधायक रहे। वो समाजवादी गृह मंत्री बने क्योंकि ऐसा तय हुआ था कुछ स्थान समाजवादियों को मिलेंगे, कुछ स्थान 77 के वक्त जनता पार्टी में, तो मास्टर आदित्य को वित्त मंत्री बनाया गया, ऐसे अलग अलग घटकों को। प्रोफेसर केदार ऐसे गृह मंत्री देखे मैंने, कुंवारे थे, उनकी ऐसी फॉलोइंग थी ज़बरदस्त, गंगानगर के लोग उनको बहुत प्यार करते थे। महेश पेड़ीवाल उनके प्रमुख शिष्य थे जो आज बीजेपी में हैं और यूआईडी चेयरमैन रह चुके हैं। उस वक्त एक वाकया ऐसा भी था कि जो काम आप बता दो प्रोफेसर केदार को, जो व्यक्ति मिलना चाहे, कोई सिक्योरिटी नहीं जाके मिली है। एक दिन ऐसा भी मैंने सुना चर्चा में कि वो अपने घर लौटे रात को, तो उनके बेडरूम पर गंगानगरी सो रहे थे और उन्हें चटाई मंगाई, तकिया लगाया और सो गए नीचे ज़मीन पर। इतने सरल इंसान, काफी चर्चित किस्सा सर। हाँ, बड़ा चर्चित किस्सा है और इतने सरल इंसान थे। मैं उनसे कई बार मिला तो मैं उनकी सरलता की तारीफ करता हूँ, इसलिए बोलना उस वक्त भूल गया। पर ऐसे लोग भी राजस्थान राजनीति में हुए हैं। एक उमराव सिंह ढाबरिया हुआ करते थे बनेड़ा से, जिनकी डेथ के बाद उपचुनाव हुआ था और कल्याण सिंह कालवी जो मंत्री बनाए गए वो उपचुनाव जीत कर आए थे और उस उपचुनाव में इंदिरा गांधी प्रचार करना आई थी पराजित होने के बाद, और मेरी इंदिरा गांधी से आमने सामने मुलाकात हुई थी और कार पर रखकर मैंने उनको खाना खाते देखा भिंडी की सब्जी के साथ। राम प्रसाद लड्डा ने तब चुनाव लड़ा था। तो वो उमराव सिंह ढाबरिया जैसा वक्ता, ज़बरदस्त वक्ता थे। और भी वक्ता थे राजस्थान में, रामानंद अग्रवाल थे कम्युनिस्ट पार्टी के, बड़े ज़बरदस्त वक्ता हुआ करते। गुमानमल लोढ़ा ज़बरदस्त वक्ता होते थे, भानुकुमार शास्त्री ज़बरदस्त वक्ता होते थे। ये बहुत सारे लोग थे, लेकिन चूंकि अब हम पहुँच गए वसुंधरा राजे तक तो उन बातों को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। वसुंधरा राजे ने आके यहाँ परिवर्तन यात्रा निकाली। परिवर्तन यात्रा पूरे देश राजस्थान में घूमी वो, और परिवर्तन यात्रा को अपार जन समुदाय का समर्थन मिला, अपार जन समुदाय का। पहली बार वसुंधरा राजे के चेहरे को देखकर, उनकी भावभंगिमा को देखकर, उनकी भाषण लेने को देख के अभिभूत हुए राजस्थान के लोग, और अशोक गहलोत की सरकार सत्ता से चली गई। 2003 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इससे पहले भैरव सिंह जी की सरकार में, ऐसा कहते हैं सर, उस वक्त जो अटल जी की सभा हुई थी जयपुर में अमरूदों के बाग में, इतने लोग जुटे कि कहते हैं उस जमाने की सबसे बड़ी जनसभा थी। निश्चित तौर पर मैं भी साक्षी हूँ कि प्रमोद महाजन थे उस समय इंचार्ज, बड़ी ज़बरदस्त सभा थी। प्रमोद महाजन ने यहाँ का पूरा कैंपेन भी संभाला था, और वसुंधरा राजे ने सरकार बनते ही ये कहा कि मैं विधानसभा के बाहर शपथ लूँगी, और उनके शपथ ग्रहण समारोह में हजारों की संख्या में लोग, विधानसभा गेट से लेकर के और सचिवालय तक इतनी भीड़। वसुंधरा राजे की सरकार बनी और उस वक्त एक बहुत डायनामिज्म आ गया था सरकार में, एक आकर्षक चेहरा था और बहुत सारे लोग अभिभूत थे। और मुझे ध्यान है शायद ऐसा कि अशोक गहलोत उसमें शामिल हुए थे शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण में आए थे अशोक गहलोत। अशोक गहलोत निवर्तमान मुख्यमंत्री, जाता हुआ मुख्यमंत्री, आते हुए मुख्यमंत्री का स्वागत करे, हाथ मिला के बधाई दे, ये दृश्य भी देखा हुआ हमने। तो ऐसा ज़बरदस्त मंच बना, ऐसी ज़बरदस्त भीड़ जुटी, वसुंधरा राजे की सरकार सत्ता में। चलकर अशोक गहलोत के शपथ ग्रहण में भी वसुंधरा राजे गई थी, परंपरा कायम हो गई जी। इस तरह राजस्थान में वसुंधरा राजे आई और वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर बनी, 120 सीटें लेकर आई। इसमें 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो चंद्रराज सिंह जी का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, वो उस वक्त चाणक्य हुआ करते वसुंधरा राजे की। पूरी राजनीति 4 लोग संभाल रहे थे, जिसमें चंद्रराज सिंह जी, एक IAS अधिकारी जो बाद में उनके प्रधान सचिव बने वसुंधरा राजे के, गोविंद मोहन, एक दिल्ली के नेता सुधांशु मित्तल, और एक और व्यक्ति जिनका नाम लेना आज उचित नहीं है। वो 4 व्यक्ति इसको सबको संभाल रहे थे, और वसुंधरा राजे के लेफ्टिनेंट में SN गुप्ता भी होते थे और दूसरे कई लोग होते थे। चंद्रराज सिंह भी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जिस दिन रिजल्ट आ रहा था उस दिन विज्ञापन छपवा दिया था अखबार में, वसुंधरा राजे या बीजेपी 120+ अखबार में विज्ञापन छपा दिया। एग्जैक्ट 120 सीट आई, और प्लस में वो निर्दलीय थे जो चंद्रराज सिंह जी ने, इन सब ने मिलकर खड़े किए थे, बीजेपी के रिबेल थे, कुछ और थे। तो 120 वसुंधरा राजे की सीटें आई बीजेपी की
पहली पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की तब बनी। और एक मेरी स्मृति में है, मुझसे खुद से जुड़ा हुआ मामला है कि मैं एक अखबार का प्रधान संपादक या संपादकीय प्रमुख था, जो भी समझ लें, और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी सब करता था। मैंने फ्रंट पेज पर अखबार में चुनाव के मतदान के दिन लिख दिया था, तारा प्रकाश जोशी कविता याद करते, हवा होठ से जीप फेरती मौसम बदल रहा है, आंधी आई शहर घेरती मौसम बदल रहा है। और मैंने कहा कि परिवर्तन यात्रा पर सवार होकर, आंधी पर सवार होकर वसुंधरा राजे सत्ता के सुमेरु पर जा बैठेंगी। इस मेरी फ्रंट पेज पर छपने वाली स्टोरी को पहले रोका गया, फिर मुझसे मैनेजमेंट के एक आदमी ने कहा कि आप श्योर हो क्या, जब भैरव सिंह शेखावत 100 के ऊपर सीट नहीं ला पाए, कभी पूर्ण बहुमत नहीं लाए, तो वसुंधरा राजे क्या खा के ले आएंगी। मैंने कहा सर मैं श्योर हूँ। मैंने कहा कि 100 के ऊपर सीट आएंगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। तो मुझे एक मैनेजमेंट के आदमी ने ये कमेंट किया कि जिस दिन मतगणना हो इस्तीफा जेब में रख के लाना, और मैं वाकई जेब में रख के ले भी गया था। पर 120 सीटें आई और वसुंधरा जी की सरकार बनी। तो मैं भी इस बात का दृष्टा भी हूँ, साक्षी भी हूँ, किस तरह वो चुनाव लड़ा गया, कैसे वो परिवर्तन यात्रा निकली। मैंने कई जगह जगह पर उस परिवर्तन यात्रा को विटनेस भी किया, उसकी रिपोर्टिंग भी की और महसूस भी किया। सवाल है सर मेरा आपसे जुड़ा, ये परिवर्तन यात्रा जो शब्द लिया गया, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों ये परिवर्तन शब्द यूज किया गया? और मुझे जहाँ तक ध्यान है कि भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री फेस बनने की परंपरा भी उस समय शुरू हुई। तभी शुरू से पहले भैरव सिंह शेखावत तो फेस थे ही थे, बन चुके थे, इसलिए फेस ही वही रहते थे। उनके बराबर कद्दावर कोई नेता भी नहीं था। रामदास जी भैरव सिंह शेखावत की छाया मात्र थे, लेकिन रामदास जी अग्रवाल ने पार्टी को कितना सजीव रखा और संगठन को कितना मजबूत रखा, ये भी हमने देखा है कि वो अपने उद्योग धंधे सब कामकाज कारोबार बच्चों को छोड़ के भैरव सिंह जी छाया बन के रहे। जैसे आज डोटा सा छाया बने ना अशोक गहलोत की, ऐसे रामदास जी भी भैरव सिंह जी छाया बन के साथ रहते थे। तो फेस डिक्लेयर तभी हुआ, और उसी के बाद परंपरा बनी कि चुनाव आए तो एक चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, और चेहरे पर ही मतदान होने लग गया उसके बाद। बिल्कुल। और सर इसके बाद अगर 2008 और 2013 की बात कर ले तो वसुंधरा राजे आती है, लेकिन इसके बाद 5 साल बाद फिर अशोक गहलोत जी, और फिर उसके बाद वसुंधरा राजे। तो क्या जनता भी समझ चुकी थी या एक माइंडसेट हो चुका ये था, बात और या दूसरी- फिर काम की वजह से? एक श्वेता जी की बात में ऐड करना चाहूँगा कि वो पहली सरकार अशोक गहलोत की कहते हैं बहुत ही जोरदार काम किए थे उस सरकार ने, और बहुत जन कल्याणकारी योजनाएं अशोक गहलोत उस समय लेकर आए थे। फिर ऐसे क्या कारण रहे कि परिवर्तन यात्रा को इतना जनसैलाब मिला? देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं तो कम से कम खुद 3 महीने पहले या 4 महीने पहले जानता था कि वसुंधरा राजे सत्ता में आएंगी। बाद में एक ऐसा मौका भी आया जब अशोक गहलोत जी ने मुझसे पूछा बुला के कि तुम्हें 3-4 महीने पहले कैसे अंदाज था। तो जो कारण थे मैंने उनको बताए, दीवारों पर साफ लिखा हुआ दिख रहा था। 2 कारण प्रमुख मानता हूँ मैं। एक तो राज्य कर्मचारी पूरी तरह अशोक गहलोत के खिलाफ हो गए, और कई बूथ पर राज्य कर्मचारी नेता ने, ऐसा पहली बार देखा, राज्य कर्मचारी की नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा किसे मुख्यमंत्री बनाओ, किसे जिताओ। ऐसा कभी होता नहीं हुआ। लेकिन और कई बूथों पर राज्य कर्मचारियों ने खुद ने मतदान कर दिया, उसका एक अलग किस्सा है, मैं नहीं उसको अब लाना चाहता, सब कुछ हो चुका। लेकिन पूरी एंटायर राजस्थान सरकार की मशीनरी कांग्रेस के खिलाफ हो गई, अशोक गहलोत के खिलाफ हो गई। कारण ये था, जिसके लिए अशोक गहलोत की तारीफ की जानी चाहिए, कि पंचायत चुनाव हो रहे थे और 1 महीने तक राज्य कर्मचारियों की हड़ताल चलती रही। अशोक गहलोत ने चुनाव स्थगित नहीं किए, चुनाव करा डाले, राज्य कर्मचारी साहब ने नहीं झुके। तो वो उनकी दृढ़ता ही उनके जाने का कारण बनी। एक दूसरा, किसान समुदाय जिसको हम जाट कहते हैं, परसराम मदेना के सीएम नहीं बनने की वजह से वो उनको टारगेट कर रहा था अशोक गहलोत को। ये 2 कारण मेरी समझ में आए जो मैंने बता भी दिए उनको। बाकी एंटी इनकम्बेंसी होती है हर सरकार की। कोई सरकार जनता को कभी भी संपूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकती। मंत्री बनते हैं, उनसे न्याय अन्याय होता रहता है, भ्रष्टाचार भी होता है, आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, और जब तबादले पोस्टिंग होते हैं तो कुछ संतुष्ट होते हैं, बहुत सारे असंतुष्ट होते हैं। ये सारे कारण मिल जाते हैं, लेकिन मेरी समझ में 2 कारण थे। दूसरी बार जब अशोक गहलोत सत्ता से गए, चांस की बात है,
तब भी मुझे उनको बताने का मौका मिला कि सत्ता जा रही जा है, रही है। मतदान के दिन बताने का मौका मिल पाया। उस किस्से में नहीं जाना चाहता कि हमारी क्या बातचीत हुई, लेकिन उसके कारण भी मैंने उनको बता दिए रिजल्ट आने से पहले। अगर हम किसी आदमी से लड़ने जाते हैं, बदला लेने जाते हैं उसके घर, बड़े भाई से लड़ने गए, छोटा भाई दरवाजे में मिल गया तो छोटे भाई को ठोकना शुरू कर देते हैं। वही हुआ अशोक गहलोत साहब, उनकी कोई गलती नहीं थी। पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी, दिल्ली सरकार को हटाना चाहती थी जनता। 2013 में 14 का चुनाव बाद में हुआ, 13 का चुनाव विधानसभा का पहले आ गया, तो पहले छोटा भाई मिल गया जनता को, अशोक गहलोत। तो दिल्ली के सरकार को बदले 2014 के चुनाव में, वो तो बाद में होता। मैंने कहा पहले आप टकरा गए, आपका कोई गुनाह नहीं, आपने इतनी अच्छी योजनाएं लागू की। वो कहते मैंने मुफ्त दवाई योजना लागू की, मैंने ये योजना, मैंने कहा सारी योजनाएं अपनी जगह है। जनता को मोदी को लाना है, और मोदी को लाने के लिए मोदी के चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव हो गया, और इसलिए उस लहर में आप उड़ गए। गहलोत की कोई गलती नहीं थी, उनके शासन में कोई कमी नहीं थी, उसके बावजूद वो हारे, क्योंकि देश मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहता था। लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा चुनाव हो गए थे 2013 में, 14 के चुनाव के पहले मोदी की लहर चल पड़ी थी, और उसी लहर में अशोक गहलोत की सरकार दूसरी बार चली गई। बिल्कुल, और इस तरह से फिर 2013 में जब बीजेपी की सरकार बनी और एक बड़ा मैंडेट यहाँ पे मिला 163 का, और 5 साल पूरी सरकार रही। इसके बाद दिलचस्प 2018 भी हो जाता है। अनिल जी, 2018 का चुनाव किस तरह से रहा, चर्चा इस पर भी हम